नमो तस्स भगवतो। साथियों, नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। साथियों, आपने इलाहाबाद का नाम सुना होगा, प्रयागराज का नाम सुना होगा, लेकिन साथियों इलाहाबाद और प्रयागराज का नाम आते ही आपके दिमाग में ये बात गूंजने लगती है कि इलाहाबाद एक हिंदू शहर है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। लेकिन साथियों, क्या आप ये जानते हैं कि इलाहाबाद में जो झूसी स्थान है या इलाहाबाद में बहुत सारी ऐसे जगहें हैं जो भगवान बुद्ध के समय से ही प्रमुख बौद्ध केंद्र हुआ करती थीं। और ह्वेन-सांग जब इलाहाबाद ज़िले का भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने इलाहाबाद जनपद के अंदर कई बौद्ध स्थान देखे। लेकिन मैं सारे बौद्ध स्थानों का नाम तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही साथियों, लेकिन आज मेरा जो विशेष मकसद है वह इलाहाबाद की झूसी, जिसको प्रयाग प्रतिष्ठान कहते हैं, उसके हवाले से बात करनी है। इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रतिष्ठान है साथियों, वो प्राचीन बौद्ध शहर है, नगर है। और सम्राट अशोक के समय में झूसी जो है वहाँ पे एक बंदरगाह था और गंगा नदी के सहारे पाटलिपुत्रा तक जो है व्यापार होता था। गंगा नदी इलाहाबाद यानी कि प्रयाग प्रतिष्ठान, जिसको झूसी कहते हैं, वहाँ से वाराणसी के आगे पाटलिपुत्रा यानी कि आज का पटना। साथियों, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए हुए ढेर सारे स्तूप उस जगह पे थे और 2 संगाराम थे झूसी में। ह्वेन-सांग जब भारत की यात्रा करते करते इलाहाबाद के झूसी में पहुँचे तब उन्होंने देखा वहाँ पर कई बौद्ध स्तूप हैं और उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ पे 2 संगाराम हैं और वहाँ हीनयानी और महायानी दोनों लोग रहते हैं। साथियों, दिलचस्प बात यह भी आपको बता दूं कि जो प्रयागराज है वो वत्स महाजनपद में आता था और वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी आज भी है साथियों। और वहाँ के जो राजा थे सम्राट उदयन बौद्ध धर्म को मानते थे और उनकी बौद्ध धर्म में इस तरह से आस्था थी कि उन्होंने चंदन की लकड़ी से तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति बनवाई थी। ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि चंदन कितना ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन एक सम्राट के लिए भगवान बुद्ध के प्रति जो आस्था थी, जो एक लगाव था, जो एक प्रेम था, वो इतना विशाल था कि हम कौशाम्बी जब जाते हैं तो कौशाम्बी को भी देखते हैं बौद्ध नगर, और जब इलाहाबाद के प्रयाग प्रतिष्ठान को देखते हैं तो किस तरीके से उस चीज़ को स्थापित किया गया था। साथियों, प्रयाग प्रतिष्ठान प्रयाग दान के नाम से भी मशहूर है। और साथियों, यह भी आपको बता दूं कि जो प्रयागराज है जहाँ पे आज कुंभ का मेला लगता है, वहाँ 5 वर्षीय मेला लगता था और उस 5 वर्षीय मेला को लगवाने वाले बौद्ध राजा सम्राट हर्षवर्धन थे, जो कि कन्नौज के राजा थे। और उनकी राजधानी, उनका जो इलाका था, उनका जो साम्राज्य विस्तार था, नर्मदा नदी के किनारे तक था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है साथियों, जो है फिर गुजरात होके जो है अरब सागर में जाके गिरती है। तो उनकी जो राजधानी थी, उस राजधानी के आसपास के जो इलाके थे वो बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग थे। वहाँ पे बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत सारे काम हुए। सम्राट अशोक भारत भूमि पर बौद्ध धर्म को इस तरह से स्थापित किए कि वो चाहे जितने उस खंडहर को गिरा दिया गया हो, उन तमाम प्राचीन बौद्ध स्थलों को, विहारों को नष्ट कितना भी कर दिया गया हो, लेकिन आज भी उनकी ऊंचाई बयां करती है, उनके ईंट बयान करते हैं कि इसकी प्राचीनता 2500 साल पुरानी है। साथियों, जो झूसी है इलाहाबाद शहर से ज़्यादा ऊंचाई पे है, गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। एक तरफ दाहिने तट पर इलाहाबाद शहर है और बाएं तट पर जो है झूसी है। और मैं जब झूसी गया था तो वहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है, सामाजिक संस्थान है। वहाँ से जब मैं गंगा नदी में उतर रहा था तो हम 2-3 साथी थे, बाइक से जब उतर रहे थे तो देखा बहुत ढलान है। मेरे मन में थोड़ा सा डाउट हुआ कि जो इलाहाबाद शहर है वो गंगा नदी में उतरने के लिए बहुत कम ढलान पड़ता है, लेकिन जो झूसी है वो भी गंगा नदी के किनारे है। लेकिन ऐसी बात क्या है कि वहाँ से वो झूसी जो है ऊंचाई पे है, वहाँ से गंगा नदी में उतरने के लिए ढलान ज़्यादा है। मेरे मन में डाउट कौंध रहा था कि बात तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी रहा हूँ, अभी भी मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ। तो साथियों, जब मैं उत्तर प्रदेश के बौद्ध केंद्र डॉक्टर आग्नेलाल की किताब पढ़ रहा था, ये किताब मेरे सामने, उत्तर प्रदेश के बौद्ध केंद्र,
मुझे बड़ी दिलचस्प जानकारी इस किताब में मिली। और साथियों ये भी आपको बता दूं, इस किताब ने जिस किताबों को प्रमाणित आधार बनाया है वो मध्यम निकाय और जातक है। साथियों मध्यम निकाय में इस बात का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है कि इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रतिष्ठान है वो प्रमुख बौद्ध केंद्र है। वहाँ पे स्तूप थे और 2 संगाराम विहार थे। पहले विहारों को संगाराम कहा जाता था। जैसे जेतवनाराम विहार वो भी बुद्ध विहार था जो कि श्रावस्ती में था। निग्रोधराम विहार जो कि कपिलवस्तु में है वो भी विहार था। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विहार हैं जिनके नाम संगाराम, जेतवनाराम, निग्रोधराम इस तरह से हैं। स्तूप का नाम रामाभार स्तूप। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। साथियों इस नाम से विचलित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें राम क्यों लगाए। राम ये शब्द है और ये बौद्धों का है, इसका किसी अन्य धार्मिक से कोई संबंध नहीं है। तो साथियों धर्म की बात जब भी होती है तो लोग संदर्भ ग्रंथ मानते हैं और झूसी को प्रयाग प्रतिष्ठान के नाम से बौद्ध ग्रंथों में शामिल किया गया है। उस समय वो स्थापित शहर था जिसका मध्यम निकाय में जातक में उसका प्रमाण मिलता है। और एक बात यह भी बता दूं साथियों, गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्रा से जो व्यापार होता था उसका भी चर्चा बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। और गंगा नदी के सहारे जो कौशाम्बी होते हुए व्यापार होता था उसकी भी चर्चा हमें बौद्ध साहित्य से ही मिलता है कि किस तरीके से प्राचीन समय में झूसी एक बंदरगाह था। गंगा नदी के सहारे, यमुना नदी के सहारे, चाहे वो कान्यकुब्ज हो, कान्यकुब्ज मतलब कन्नौज हो, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा और चाहे वो मिदनापुर हो। तो साथियों एक चीज़ और भी आपको बता दूं, महावंश एक किताब मेरे पास में है। महावंश में इस चीज़ का बहुत अच्छे से वर्णन दिया गया है कि जो संघमित्रा थी सम्राट अशोक की पुत्री, वो 11 बौद्ध भिक्षुणियों के साथ नाव में सवार होकर के पाटलिपुत्रा से मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में उतर करके वो श्रीलंका की तरफ कूच कर जाती हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि संघमित्रा बोधि वृक्ष की शाखा लेकर के, महेंद्र बोधि वृक्ष की शाखा लेकर के किस तरह से पाटलिपुत्रा मिदनापुर होते हुए वो श्रीलंका पहुँचते। इसमें हम डिटेल वीडियो आपको बनाएंगे साथियों। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे ये बताना है कि जो बंदरगाह था झूसी प्रयाग प्रतिष्ठान जहाँ पे प्राचीन बौद्ध थे, क्या बौद्ध स्तूप थे जो है, उसके सहारे जो है भारत का जो है क्या नाम है एक जलयान चलता था और जलयान के माध्यम से व्यापार होते थे। आज का जो इलाहाबाद शहर है उस समय का व्यापारिक केंद्र भी था। और हम यह देखते हैं कि जो बंदरगाह होता है और शहर होता है उसमें थोड़ा सा दूरी होती है कहीं न कहीं जो है। और इस बात को हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इलाहाबाद की जो भूमि है वो प्राचीन बौद्ध भूमि है। वहाँ पे भीटा सहजाति एक जगह है जिस जगह पे जाने की बहुत ज़रूरत है साथियों। वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आज भी प्राचीन अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कुछ स्थलों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। पारलेयक एक जगह है इलाहाबाद में, वहाँ आप ज़रूर जाइए। सुनसुमार गिरी एक जगह है इलाहाबाद में, बौद्ध शहर है, नगर है, वहाँ जाइए। और गढ़वा जिसका नाम भट्टीग्राम है वहाँ ज़रूर जाइए। भीटा सहजाति वहाँ आप ज़रूर जाइए। इलाहाबाद के पेरीफेरी में कोई 20-25 किलोमीटर दक्षिण साइड में है, कोई पश्चिम साइड में, कोई पूर्व साइड में है। क्योंकि इलाहाबाद आज जो नाम है वो इलाहाबाद नाम जो है मुग़लों का दिया हुआ नाम है। इसके पहले उसका नाम प्रयाग ही रहा है, झूसी का प्रयाग प्रतिष्ठान ही रहा है। उसका प्राचीन नाम बौद्ध साहित्य से हमें मिलता है। अभी जो नाम उसका प्रयागराज किया गया है ये बिल्कुल ही बौद्ध दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। क्योंकि जिसकी प्राचीनता हो हमें उसकी प्राचीनता को खोना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये बात सोचते हैं कि प्रयागराज जो कर दिया गया इलाहाबाद से वो गलत है और प्रयागराज एक हिंदू नाम है। बिल्कुल भी नहीं साथियों, जो है बौद्ध ग्रंथों में इसके सारे प्रमाण हैं। तो अपने मूल नामों की तरफ जब भी आप लौटेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जिसका नाम मिट जाता है उसकी पहचान मिट जाती है। अगर आपका नाम कुछ भी ना हो तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो भगवान बुद्ध के समय में ऐसे बहुत सारे शहर थे जिनका आज के डेट में नाम कुछ और है। इसलिए जब आप एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत सारी नदियों के नाम ऐसे मिलेंगे जो आज नहीं हैं। बिहार में बड़ी गंडक नदी को पहले मही नदी कहा जाता था और मही नदी के किनारे भगवान बुद्ध के परम शिष्य जो यादव समाज से थे, ग्वाला थे, गोप कहा जाता था उनको, धनी गोप भगवान बुद्ध से मिले थे। जिसका प्रमाण सुत्त निपात के
उरग वग के धनी सूत्र में मिलता है। साथियों इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि क्या यादव प्राचीन बौद्ध थे, इसको आप ज़रूर देखिए, स्टार नालंदा चैनल पे ही मौजूद है। तो साथियों मैं आपको ये बता दूँ कि इलाहाबाद का जो पेरीफेरी है और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, और वो इलाके रमणीय हैं क्योंकि गंगा नदी बहती है, गंगा नदी से बहुत सारे नाले निकले हैं। जो यमुना नदी है साथियों, यमुना नदी से बहुत सारे नाले वगैरह निकले हैं। जो रमणीय जगह है उन तमाम रमणीय जगहों को विजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर झील, तालाब, पोखरे हैं, ऊंचा स्थल है या रमणीय जगह है, बौद्धों ने उस जगहों पे कोई न कोई बौद्ध धार्मिक केंद्र जरूर बनवाया था। तो साथियों इतना ही इस वीडियो में, फिर हम आपसे मिलेंगे प्रमाणित जानकारी के साथ। आप देखते रहें। नमो बुद्धाय।